स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to Study IQ. My name is Amit Vaidhi Kilor and we are continuing our polity marathon, specifically on the Independence Day. A very, very happy Independence Day to all of you. By the way, the debate has actually been settled. Yeah, जो हमने first video के starting में debate था कि is it the 76th or the 77th Independence Day? I think the maximum of you says it is the 77th, which logically should be true. Well, nevertheless, the point is not about कि आज हमारा Independence Day कौन सा है. The point is that कि how much of the polity that we can cover through the summary of the handwritten notes that we have. For the people who might have missed it or who might have missed the first video of this series or for this marathon, basically मैं उनको याद दिलाने के लिए बता देता हूँ just to remind them that what is happening. हम आज basically अपनी polity को complete करने की कोशिश कर रहे हैं, specifically on the Independence Day. Now I find Independence Day to be very special because, well, for the starters, we got our independence on this day approximately 77 years ago. Not approximately, exactly 77 years ago. So this day is obviously special for any Indian, to be more precise. No, nonetheless, it's also special for the Pakistans and Bangladesh, but they incidentally celebrate their independence on 14th of August, which is 100% technically wrong. Why? Because they were not free on the 14th of August. They basically became free on the 15th. So Pakistan celebrating their 14th of August is a phenomenal technicality mistake. मतलब कि उनको अभी तक यही बात ध्यान में नहीं है कि actually में they did get free after one day. And just a very interesting trivia, the first Independence Day in Pakistan was also celebrated on 15th of August 1947. It's just that from next year, from 48, they actually started celebrating on 14th of August. Weird people. Not a problem. Nevertheless, for the people, हम basically अपनी polity की marathon कर रहे हैं and we are not doing polity from the Lakshmikant, which we can do, which we have already done also. हम उससे भी कर सकते हैं. हम एक्चुअली में हैंड रिटन नोट से कर रहे हैं. तो जो यूपीएससी के P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस होते हैं स्टडी IQ के, उनमें स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं क्लासरूम्स के. तो जैसे कि पूरे के पूरे पॉलिटी के मेरे पास ये यहाँ पे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं. आई जस्ट शो इट टू यू. लेट्स से कि ये पॉलिटी 12th नंबर की क्लास है. सो दीज आर द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर और लेट्स से व्हाट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो पार्ट 12th वाली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी. 24th में हमने हाई कोर्ट्स किए हैं, हाई कोर्ट्स, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन एंड ऑन. तो ये हैंड रिटन नोट्स है जो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं. नाउ द थिंग इज दैट कि हम इन्हीं हैंड रिटन नोट्स को कंटिन्यू कर रहे थे पिछली क्लास में और अब हम शायद 18th क्लास पर पहुंच गए हैं. यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बेसिकली स्टडी करना है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग. एंड फॉर द पीपल आई एक्चुअली ऑल्सो नीड टू रिमाइंड, ताकि कोई लोग बाद में ये ना कहें कि सर यू शुड हैव टोल्ड अस. टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे. सो इंडिपेंडेंस डे की जो स्टडी है, क्योंकि सबसे ईयर की जो सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट सेल होती है. सेल मीन्स कि आपकी आज जो फीस है वो ड्रामेटिकली डिस्काउंटेड है. मतलब कि अगर आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाते हैं, विच यू जस्ट हैव टू गो एंड www.studyiq.com, और अगर आप वहाँ पे स्क्रॉल करके यूपीएससी लाइव कोर्सेज में जाते हैं, लेट्स से नो सी इट शोज दैट. सो इंडिपेंडेंस डे सेल एंड इट इज़ वैलिड टिल 15th of August of 2003, लॉजिकली स्पीकिंग. या मेक सेंस. नाउ अगर हम यूपीएससी लाइव एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाएं एंड आज के दिन अगर हम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो ये वाला जो कोर्स है जो कि एडमिशन्स जिसके 15th of August को क्लोज हो रहे हैं, आज लास्ट दिन है एडमिशन लेने का, इसमें बाय नाउ करते हैं. सो वी क्लिक ऑन इट एंड वी क्लिक इन द अमित लाइव, AMITLIVE अमित लाइव, एंड देन वी अप्लाई. सो जो फीस है वो 26,999 है. नाउ दैट फीस इज जनरली, नॉर्मली ये वाली जो फीस होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ होती है. सो आज का दिन जो है वो एक्चुअली में कोर्स ज्वाइन करने का डेफिनेटली, नॉट इवन प्रॉबेबली, द बेस्ट डे. मोर ऑप्शनल इज डायरेक्ट, मतलब ऑप्शनल की जो फीस है वो जेन्युइनली मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, 13,000 रुपीज़. आई शो इट टू यू. देखिए, अगर आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे यू गो, यू स्क्रॉल डाउन और जो यूपीएससी ऑप्शनल लाइव है, यू क्लिक ऑन दिस. सो ऑल दी ऑप्शनल्स एंड देयर आर 9 ऑप्शनल्स लाइक PSIR, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन देयर इज हिंदी साहित्य, देयर इज फिलोसफी, देयर इज मैथमेटिक्स ऑल्सो. तो अगर इस पर क्लिक करते हैं हम और हम इस पर बाय नाउ पर क्लिक करें एंड यहाँ पे हम अपना कोड एंटर कर दें अमित लाइव. लेट्स से क्या करते हैं, AMITLIVE अमित लाइव. Okay, see, I actually entered it wrong. I said Amit Love, which is also the wrong spelling of love. It's LOVE. So यहाँ पे हम इसको सही करते हैं, Amit Live apply. The fees is basically 13,000 rupees. Well, it's actually 12,999, but technically 13,000. अब अगर हम कल इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इसकी फ़ीस होगी 16,000 रुपये या 16,500 आई बिलीव, इतना कुछ होता है. 16,000 होती है शायद, बट आज एक्चुअली में डिस्काउंट है जो सबसे लोएस्ट फीस है. So if we are planning to join the optional, whether it is be political science and international relations or it is sociology
or it is geography, or it is history, or it is public administration, or it is anthropology, or it is Hindi Sahitya, Hindi literature basically, and philosophy or mathematics. Today is basically the best. Is actually the most affordable of the year, right? And by that time we can also do the polity from here. बाय द वे मैं पॉलिटी की क्लासेस लेने वाला हूँ जो भी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है, तो अगर आप बैच आज ज्वाइन कर लेते हैं सो वील एक्चुअली ऑल्सो हैव द लाइव क्लासेस ऑफ द पॉलिटी विद ईच अदर. लेट्स कम टू दिस. तो हमने पिछले वाली क्लास में 3.5 घंटे की क्लास में काफ़ी सारा सा सिलेबस कंप्लीट किया था, राइट? एंड नाउ वी आर डूइंग दी हम बेसिकली पार्ट 6 में पहुंच चुके हैं. फॉर द पीपल हु वुड नो, वी आर डूइंग द पार्ट 6. वी हैव डन द यूनियन, वी हैव डन द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वी हैव डन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वी हैव डन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ हम स्टेट वाले उस पर पहुँच गए हैं. अब स्टेट में वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कई स्टेट्स जो हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है. बाईकैमरलिज्म मतलब कि वैसे तो स्टेट में एक सिंगल यूनिकैमरलिज्म होता है, एक सिंगल हाउस है विच इज कॉल्ड एज द विधानसभा. बट देन देयर आर 6 स्टेट्स. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. लेजिस्लेटिव काउंसिल का टू बी ऑनेस्ट पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी में कोई बहुत खास, बहुत बड़ा फंडामेंटल रोल नहीं है. द रीजन बीइंग कि हमारी बुक भी बताती है कि इट इज कॉल्ड एज द वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट इज अ मेटाफर विच इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग जो कि खर्चा तो बहुत सारा करवाता है बट उसका कोई खास पर्पस नहीं होता है. मतलब वाइट एलिफेंट, इट्स एन एलिफेंट विच यू कीप, यू हैव टू लाइक स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मेंटेनिंग इट, बट इट डजंट एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू. एंड दैट इज व्हाट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर कॉल्ड. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन चाहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आए चाहे लेस इंपॉर्टेंट चीज़ पे आए, उसमें मार्क्स हमेशा 2 मिलेंगे. सो दैट इज एन इक्वालिटी. हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिमिट दी हुई है कि उसमें 500 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते पूरे देश के अंदर. हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश की 403 और उसके अंदर 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए, बिलो 60 भी नहीं होनी चाहिए. हाउएवर देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस, स्टेट्स लाइक गोवा, स्टेट्स लाइक सिक्किम, जिनके बेसिकली 60 से भी कम है. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 1/3 मेंबर ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हो सकते हैं. 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो अगर उत्तर प्रदेश में 403 है तो बेसिकली उसका 403 का 1/3 होता है 133. तो उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 133 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं. प्रेजेंटली दे आर 100. ठीक है, मेंबर्स इन दी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये मुझे लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पढ़ते वक्त एक जो क्वेश्चन जो है पर्सपेक्टिवली, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहीं से आ सकता है कि इसमें मेंबर्स कहाँ से आते हैं. एंड देन देयर इज अ वेरी स्पेसिफिसिटी जहाँ से पढ़ना पड़ता है. 1/3 MLAs, 1/3 local bodies, 1/12 teachers, 1/12 graduates and 1/6 are basically nominated. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्शंस होते हैं और वो इलेक्शंस में स्पेसिफिकली डिवीजन है 1/3 किस नॉट एग्जैक्टली 1/3 से कि कौन कौन इलेक्ट करता है. तो 1/3 मेंबर्स जो हैं वो MLA इलेक्ट करते हैं उसी स्टेट के. 1/3 जो मेंबर हैं वो लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं. ठीक है, 2 हो गए तो बेसिकली 66% MLAs और 66 MLCs हो गए हैं. देन 3 चीजें और हैं. 1/12 जो मेंबर्स हैं किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो टीचर्स इलेक्ट करेंगे. 1/12 जो हैं उस स्टेट के सिर्फ ग्रेजुएट्स वोट कर सकते हैं. एंड देन 1/6 इज बेसिकली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. सो ये वाला जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि अगर जब भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला चैप्टर पढ़ें सो इनिशियली इसको याद कर लीजिएगा, प्रेफरेबली स्पीकिंग, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन प्रॉबेबली यही एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कॉन्टेक्स्ट में. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की लिमिट है कि उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 हो सकती है, बट यहाँ पर भी मिनिमम की है, मिनिमम स्ट्रेंथ 40 है. सो लेट्स से एक स्टेट है जिस स्टेट में 60 which is the minimum possible of the legislative assembly members possible constitutionally, और यहीं पर एक काउंसिल भी बनाई जाती है. तो काउंसिल अब 60 का 1/3 यानी कि 20 नहीं होगा, नहीं, मिनिमम 40 होने जरूरी है अगर बनाई जाती है तो दिल भी 40. ठीक है, चलिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें पता चल चुकी है, नॉट अ प्रॉब्लम. सीधी सी बात है, सिंपल रिवीजन कर रहे हैं हम. आई बिलीव वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट इट. ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण या बेनिफिशियल होगा हु हैव स्टडीड इट वंस एंड इट इज मोर और लेस काइंड ऑफ ए रिवीजन हियर. नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह राज्यसभा जो है, राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का है. इट इज ऑल्सो ए परमानेंट बॉडी. जैसे राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम हर सेकंड ईयर पे, हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं. सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द टर्म इज द 6 इयर्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं
वो इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द काउंसिल. नाउ दिस इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द राज्यसभा. राज्यसभा के जो चेयरमैन है दैट इज ऑलवेज द वाइस प्रेसिडेंट, बट इन द विच इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल द चेयरमैन इज इटसेल्फ इलेक्टेड फ्रॉम द काउंसिल इटसेल्फ, जैसा कि नॉर्मल बाकी हाउसेज में भी होता है. चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन, जो कि अगर मेंबर्स पास करें तो ठीक है. नथिंग स्पेशल हियर. लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अब जो ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है स्टेट लेजिस्लेचर का, टू बी ऑनेस्ट ये सबसे सिंपल है. देखो, पहले उन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि विधानसभा, जहां पर एक सिंगल हाउस है. तो वहां पे कोई भी जो लॉ है, ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, इट डजंट मैटर, एक ही हाउस है, उसी से पास करना है. तो सारे के सारे बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से बेसिकली हाउस पास कर सकता है. दैट डिबेट इज बेसिकली कंप्लीटली सेटल्ड. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन के बारे में, मतलब उन स्टेट्स के बारे में ज्यादा पढ़ना रेलिवेंट है जहां पर बेसिकली दो हाउसेज हैं. देन एक्चुअली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, वरना बेसिकली कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं. ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में. नाउ आई विल रिपीट वन थिंग अगेन. ठीक है, सो जहां सिंगल हाउस है विधानसभा, वहां पे कोई डिबेट ही नहीं है, वहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. बिल वहां पे हाउस में ओरिजिनेट होगा, बिल वो हाउस पास कर देगा, बिल गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर साइन कर जाएगा, बिल बन जाएगा, बिल लॉ बन जाएगा. राइट, देयर इज नो, और इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है. हाउस ही एक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जहां पर दो हाउसेज होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, दो हाउसेज के बारे में. ठीक है, लेट्स डू इट. टू हाउसेज के बारे में बात करते हैं. अब टू हाउसेज में जो ऑर्डिनरी बिल है और मनी बिल है, यहां पर दो प्रकार के बिल हो सकते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट्स लेजिस्लेचर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सो द पॉइंट एक्चुअली नेवर राइज. मनी बिल, चलिए एक एक करके करते हैं. पहले ऑर्डिनरी बिल. बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस इन केस ऑफ द बाइकैमरल. सिंगल में तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, दोनों हाउसेज में कहीं पर भी ओरिजिनेट हो सकता है सेफली. लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करो, फिर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजो, उसको पास कर दो, गवर्नर उसको एसेंट दे देगा, बिल लॉ बन जाएगा. जो प्रोसेस बेसिकली पार्लियामेंट फॉलो करता है. लोकसभा में पास करो, राज्यसभा में पास करो, प्रेसिडेंट को भेज दो, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, बिल लॉ बन जाएगा. द सेम हैपेंस इन द बाइकैमरल आल्सो. लेकिन अगर डेडलॉक हो जाता है, इन केस ऑफ डेडलॉक देयर इज नो जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग नहीं होती है in context of the state assemblies, in context of the bicameral state assemblies. Legislative council can withhold the bill for maximum 4 months after that bill is deemed to be passed by both the house. Now remember, और इसको मैं रिपीट करता हूं, राज्यसभा is equal to लोकसभा in most of the situations. ठीक है, एक दो चीजें हैं, लाइक इन द केस ऑफ द मनी बिल, सिर्फ मनी बिल के केस में और नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में लोकसभा के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं. बट इन केस ऑफ बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टेक्निकली हैव नो पावर्स. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा रिजेक्ट कर दे तो दैट बिल इज रिजेक्टेड, वो बिल लॉ नहीं बन सकता है. बट ऑर्डिनरी बिल के कॉन्टेक्स्ट में भी, सपोज करो कि एक बिल विधानसभा में ओरिजिनेट होता है, बिल पास कर दिया, एंड इट गोज टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ रिजेक्ट्स, दैट डजंट मीन कि बेसिकली बिल लैप्स हो जाएगा. Legislative Council can withhold the bill for maximum 4 months. After that, the bill is deemed to be passed by both the houses. अगर विधानसभा पास करके विधान परिषद के पास भेज देती है और बिल लेट्स से कि उन्होंने 4 महीने तक कुछ भी नहीं किया, तो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है. मनी बिल एग्जैक्टली जैसा कि नेशनल लेवल पर होता है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हो सकता है. वो जब विधान परिषद के पास भेजा जाएगा तो वो 14 दिन तक वो अगर कुछ नहीं करते हैं तो वो बिल पास मान लिया जाएगा. 14 दिन के अंदर अंदर उनको पास करना होता है. पास अगर वो रिकमेंडेशन के साथ करेंगे, वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो विधानसभा मानना चाहे तो ठीक है, मानना ना चाहे तो भी ठीक है. इन केस द सेम सिचुएशन, द मनी बिल के केस में द होल पावर एक्चुअली रिमेन्स विद द लोकसभा, और इन द केस ऑफ द स्टेट लिव्स विद द विधानसभा. काउंसिल कैन नॉट एक्चुअली अमेंड इट, कैन नॉट अमेंड मनी बिल, एंड इफ दे डू सजेस्ट समथिंग विच इज द चॉइस. ठीक है, चलिए बात करते हैं. अब आते हैं गवर्नर के ऊपर. द रोल ऑफ द गवर्नर. गवर्नर का रोल हमारे प्रेसिडेंट के एनालॉगस होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट प्रेसिडेंट के एनालॉजिकली फ्लो करता है. एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट दे देते हैं तो बिल स्टेट में लॉ बन जाता है. ही कैन रिजेक्ट द बिल ऑल्सो, एंड सस्पेंसिव वीटो, ही कैन सेंड इट फॉर द रिकंसिडरेशन ओनली वंस. एक बार रिकंसिडरेशन के पास भेजेंगे, अगर उन्होंने हाउस ने फिर दोबारा से पास कर दिया, ही विल एक्चुअली हैव टू साइन इट. But governor has one extra power which the president doesn't have. Okay, solely by the virtue, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट से नीचे होते हैं, प्रेसिडेंट से ऊपर कुछ होता ही नहीं है, तो हेंस उनके पास ये वाली पावर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है. What the governor can do is that कि जब स्टेट असेंबली कोई बिल पास करती है, so when the bill comes to him, he can reserve the bill for the president.
मतलब कि वो उसके ऊपर साइन ना करके ये कह सकते हैं कि ये बिल प्रेसिडेंट के पास जा रहा है और प्रेसिडेंट ही इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, चाहे वो कोई भी बिल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे वो मनी बिल हो। नाउ अगर प्रेसिडेंट सेंड द बिल, अब यहां पे बात करते हैं, देखो ये तीनों तो नॉर्मल प्रेसिडेंट की तरह हैं, बट गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है। प्रेसिडेंट डजंट रिजर्व द बिल फॉर एनीबॉडी, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है, बट गवर्नर के ऊपर प्रेसिडेंट है। सो गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर दी प्रेसिडेंट। उनको लगे कि ये इतना जरूरी है कि इस पे मुझे नहीं साइन करना चाहिए, रादर प्रेसिडेंट शुड हैव अ लुक ऑन इट, वो उसको रिजर्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दैट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट? अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर साइन कर दिया, बिल बिकम्स द लॉ, चैप्टर खत्म हो गया। प्रेसिडेंट उस बिल को चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का न्यूएंस बाकी है। व्हेन इट कम्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट जब बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं एंड इफ द हाउस पासेस द बिल अगेन, तो प्रेसिडेंट मैंडेटरली उसके ऊपर साइन करेंगे, ठीक है? देयर इज नो चॉइस, यू कैन नॉट एक्चुअली होल्ड द असेंट नाउ एंड यू कैन नॉट एक्चुअली सेंड इट टू रिकंसिडरेशन। इन केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अ बिल जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए होल्ड हुआ था, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस करके भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर से पास कर दिया, अभी भी प्रेसिडेंट के ऊपर साइन करना बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट इसको एक्चुअली में होल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, बट गवर्नर कैन रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है? सो सिमिलरली जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही, सॉरी राज्यसभा में तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, लोकसभा में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है। बट जब वो बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट डजंट हैव एन ऑप्शन ऑफ सेंडिंग इट फॉर रिकंसिडरेशन, राइट? तो 4 प्रकार के बिल में लेट्स से कि ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया और फाइनेंशियल बिल्स हो गए। इसमें ये वाला जो बिल है इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा नहीं जा सकता है, इवन बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज ओनली 2 ऑप्शंस, इधर क्या नाम है, साइन इट और इधर रिजेक्ट द बिल, डोंट साइन इट बेसिकली। एंड ही जनरली डजंट, दैट सिचुएशन डजंट अराइज क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? बट इन द केस ऑफ द सेम थिंग, द गवर्नर टेक्निकली मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए तो नहीं भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को भेज सकते हैं वो रिकंसिडरेशन के लिए, बट ही कैन रिजर्व द मनी बिल फॉर द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग विद दैट बिल। वो चाहे तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। ग्रेट, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वन। अगले वाले पॉज पे जाते हैं, 19 पे। धीरे धीरे करके हमें जितने मैक्सिमम आज हम अपनी क्लासेस पूरी की कर सकते हैं उतना बढ़िया। So now we are talking about the center-state relations. ठीक है? Are we ready for the center-state relations? Obviously, we are ready for the center-state relations today. Center or state? India is a federal polity. I believe that is a debate that has been settled, and I hope you understand federalism होता भी क्या है. Center-state relations. सबसे पहले एक सिंपल सी बात को समझना जरूरी है कि जो हमारे देश में 2 गवर्नमेंट हैं, 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैं, द सेंटर एंड द स्टेट। इनके बीच में एक पावर्स को डिवाइड किया गया है, एंड व्हेन वी से दैट द पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन देम, वी बेसिकली मीन कि शेड्यूल 7 के अंदर हमने 2 लिस्ट बना दी है, एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक हैं वो बेसिकली सेंटर उसके ऊपर काम करता है, और जो स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक है स्टेट उसके ऊपर काम करती है, ठीक है? दैट इज आई बिलीव हैज अ वेरी कॉमन नॉलेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टडी IQ। एंड देन देयर इज अ कंकरेंट लिस्ट ऑल्सो, जिसके ऊपर दोनों के दोनों बिल और लॉ बना सकते हैं। अगर क्लैश हो जाता है तो पार्लियामेंट वाला लॉ चलता है, ठीक है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब सेंटर और स्टेट हैज टू ऑब्वियसली इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट? हैं तो दोनों सेम ही देश के अंदर। अब वो जो सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज द सेंटर स्टेट रिलेशंस। नाउ रिमेंबर, सेंटर और स्टेट में 2 प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव, कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास कितनी है एंड हाउ दीज लॉ मेकिंग पावर इंटरेक्ट विद ईच अदर। द सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव, काम करने का, गवर्नमेंट एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड हाउ दे डू इट। द जुडिशरी विच इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैव नो डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक इंटीग्रेटेड है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। एंड द रादर देन द जुडिशरी, हमें जो थर्ड फेसेट डिस्कस करना होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, दैट इज द फाइनेंशियल, कि इन दोनों के बीच में पैसा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे नहीं होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जितनी भी पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसकी प्राइमरली 3 डिवीजन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल। मतलब कि अगर हमें इनके रिलेशंस अंडरस्टैंड करने हैं, हमें इन 3 फेसेट्स में करना पड़ेगा। जुडिशियल पावर्स की बेसिकली कोई डिवीजन है ही नहीं, क्योंकि वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है? परफेक्ट, लेट्स गो विद द नेक्स्ट। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया हुआ है,
तीन हमारे पास फैसेट हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल, द गवर्नमेंट स्कीम, सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। ये एक डिस्टिंक्शन है, इस डिस्टिंक्शन को एक बार अंडरस्टैंड करके चलते हैं। आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सुना होगा, विच यू हर्ड कि हाँ गवर्नमेंट कुछ बड़ी सारी स्कीम्स चलाती हैं लोगों के लिए। उसमें ये वर्ड सुने होंगे, देयर इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसको कहा जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको कहा जाता है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। नाउ दिस वन इज क्लियर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब द होल मनी ऑफ दैट स्कीम इज बीइंग पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द स्टेट सेक्टर स्कीम द होल मनी फॉर दैट गवर्नमेंट इज बेसिकली पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन देयर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्कीम एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, द मनी जो उसका फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ फंड्स सेंटर स्पेंड करता है, कुछ फंड्स स्टेट स्पेंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80-20, 75-20, 60-40, 90-10, मतलब कि कई जगह पे 90% ऑफ द पैसा सेंटर दे रहा है और स्टेट सिर्फ 10% पैसा देती हैं। कई जगह पे 60% ऑफ द पैसा स्टेट देता है, सॉरी सेंटर देता है, एंड 40% ऑफ द स्टेट देती है। दोज आर कॉल्ड एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंटर इज स्पॉन्सरिंग बट देन द स्टेट ऑल्सो हैज टू गिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, India is quasi-federalism, federalism in India. Coming to the main thing, हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कि हमें बेसिकली फेडरलिज्म के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। गवर्नमेंट का 1935 वाला जो एक्ट था, ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था, इंट्रोड्यूसेस द फेडरलिज्म इन इंडिया, और उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दी थी 3 लेवल, जो ये 3 हमने अभी डिस्टिंक्शंस फॉलो करते हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट वाली। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि लेट्स से देयर इज सम टॉपिक विच इज नॉट रिटन एनीवेयर इन दीज 3 लिस्ट, हाउ डू यू मेक एंड हु मेक्स लॉ ऑन दैट, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी लिस्ट का सिंपल सा अर्थ ये है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, रेजिडुअरी मतलब ऐसी कौन सी टॉपिक है जो कि कहीं पर नहीं लिखा हुआ इन तीनों लिस्ट में से। नाउ इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मतलब रेजिडुअरी पावर कौन सी कि जहां पे जो सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। तो 1935 का जो एक्ट था उसमें ये रेजिडुअरी लिस्ट में लॉ बनाने की पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल को। एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली दिस पावर लाइज विद द यूनियन। सो एनी टॉपिक विच हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन एनी ऑफ दोस 3 लिस्ट, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? उसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं साइबर लॉज। अब पार्लियामेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो साइबर चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट? सो टेक्नोलॉजी उस समय इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सो द वर्ड साइबर वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हेन इन 1990s वी नीडेड द लॉज टू बी मेड फॉर द साइबर सिक्योरिटी एंड स्टफ, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। नाउ फेडरलिज्म में यूजुअली क्या होता है, ये जो रेजिडुअरी पावर होती है, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये रेजिडुअरी पावर यूएस की स्टेट्स के पास है, बट इंडिया में ये रेजिडुअरी पावर जो है वो यूनियन के पास है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर भी कर रखी है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर भी कर रखी है। वी हैव नो आइडिया कि आपने यहाँ पे रिटर्न नोट्स में क्या लिख दिया है। आई हैव द आइडिया बट रिलैक्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव और फिर हम करेंगे फाइनेंशियल। ठीक है, अब इसको तेजी से करना है, फास्ट में। कम ऑन गाइस, लेट्स डू द लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल नंबर 245 से 255 पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। एग्जीक्यूटिव रिलेशन 256 से 264 पार्ट 11th में दिए हुए हैं, और जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो बेसिकली पार्ट 12th के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमारा। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ मेड बाय यूनियन, ये बेसिकली इंडियन टेरिटरी पर अप्लाई होगा। पहले हम देखते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, लॉ जब बनाता है तो कहाँ कहाँ पर लगता है, तो काइंड ऑफ मतलब एन ऑब्वियस थिंग कि अगर नेशनल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वो पूरे के पूरे देश पर लगेगा, और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वो स्टेट पर ही लगेगा। लाइक राजस्थान के विधानसभा ने लॉ बनाया, सो दैट वुड एप्लीकेबल ओनली टू राजस्थान, व्हाई वुड इट अप्लाई टू महाराष्ट्र? नो डाउट्स अबाउट इट। सो दैट सिंस लॉ मेड बाय स्टेट अप्लाइज इन द स्टेट टेरिटरी, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन द सेंट्रल लॉज। देयर आर सम एरियाज जहां पे पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो दैट। एंड
क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में हमें सामने दिखना चाहिए, मतलब दिस इज समथिंग विच प्रीलिम्स हैज टू आस्क वन डे, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द यूनियन टेरिटरी, और जिसका इफेक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के ऊपर होता है। सो मतलब कि देयर इज अ स्पेस जहां पे प्रेसिडेंट मेक्स द रेगुलेशन फॉर द यूनियन टेरिटरी रादर देन द पार्लियामेंट देन शेड्यूल्ड एरियाज। हम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में हम जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा डेंसिटी है, उन एरियाज़ को शेड्यूल्ड एरियाज़ की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड दोज शेड्यूल्ड एरियाज़ में जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो उन शेड्यूल्ड एरियाज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होता। आई शो इट टू यू वंस, एक सेकेंड आप देखें जरा, क्योंकि ये देख के थोड़ा कुछ चीज़ें विजुअल होती हैं लाइफ में, राइट? कुछ चीज़ें विजुअल होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, व्हेन टॉम क्रूज रन्स ऑन द सिनेमा स्क्रीन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉम क्रूज, द मिशन इम्पॉसिबल गाय, तो वो चीज़ ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। द प्लेजर विच यू वॉच बाय वॉचिंग टॉम क्रूज रनिंग ऑन द स्क्रीन इज नॉट एक्सप्लेनेबल बाय जस्ट एक्सप्लेनिंग, इट इज जस्ट अ विजुअल मार्वल। द लिटरल मूवीज वर इन्वेंटेड solely for the pleasure of watching Tom Cruise run on the screen, and that cannot be explained, it can just be visually experienced. I hope the smart one of you will actually agree with that. Similarly, some things actually have to be seen to understood. So we are seeing the scheduled areas, and let's hope Google shows us what we are looking for. Oh, they did. They are smart person. Okay. So this map is basically quite explanatory. यहाँ पे जो states दी गई हैं, अगर हम बात करें let's say कि ओडिशा की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, आंध्र प्रदेश की, अच्छा, दिस इज एन ओल्ड मैप बिकॉज आंध्र प्रदेश हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू द तेलंगाना, सो द 10th वन इज बेसिकली द तेलंगाना, एंड देन देयर इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड द राजस्थान एंड द हिमाचल प्रदेश। दीज आर दी स्टेट्स जहां पे कुछ एरिया इन स्टेट्स का शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किया हुआ है, शेड्यूल्ड एरियाज जहां पर ट्राइबल्स की थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, देयर राइट्स इन सर्टेन मैनर्स। तो जब पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो वो पूरे के पूरे राजस्थान पर अप्लाई होगा, बट जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके ऊपर सेम लेवल पे अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि वो गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है कि वो कितना अप्लाई होगा, कितना नहीं होगा। सी दिस एक्चुअली गिव्स अस अ बेटर, अगेन सेम थिंग, ये वही बता रहा है। यहां पे हमें तेलंगाना भी बना हुआ है। सो दीज येलो एरियाज, दीज आर द एरियाज जो कि स्टेट के डिक्लेयर्ड हैं एज द शेड्यूल्ड एरियाज, एंड द ब्राउन वन इज द पार्शियली शेड्यूल्ड एरियाज, और बाकी नॉन शेड्यूल्ड है। सो एक लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, तो वो पूरे के पूरे राजस्थान के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, पूरे के पूरे, एक्सेप्ट दीज येलो डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द शेड्यूल्ड एरियाज। एंड आउट एंड आउट, बिलीव मी और नॉट, मतलब एक्चुअली यू विल बिलीव मी, आई होप यू बिलीव मी, I hope so, you do believe me. I do sometimes say things, I do sometimes make mistake, but I do it with the well intention, so you can always believe me. ये जो 10 states हैं, including Telangana, you have to remember them. You have to remember them. UPSC will ask you one day a question related to कि कौन सी 10 states हैं जहाँ पे scheduled areas declare कर रखे हैं, ठीक है? You will have to remember them. You don't have to go with this detail कि आपको districts ही पता हो कि कितने कहाँ पे हैं, कितने ज़्यादा कहाँ पे हैं, but yes. अब देखो इंटरेस्टिंगली थोड़ी सी चीज़ें मेंशन करते हैं। बिहार में एक भी शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, झारखंड में है, इंटरेस्टिंग राइट? छत्तीसगढ़ का काफ़ी मेजर पोर्शन शेड्यूल्ड एरियाज में है, एंड इफ वी जस्ट हैव टू मेक अ टेंटेटिव एस्टिमेशन, द मोस्ट proportion of the Chhattisgarh is basically under the scheduled area, maximum proportion, क्योंकि राजस्थान का देखो थोड़ा सा है, गुजरात का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, बट आई थिंक यहाँ पे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, हाफ इधर से, मोर देन 50% ऑफ द छत्तीसगढ़ इज बेसिकली अंडर द शेड्यूल्ड एरियाज। सो ये जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, दीज शेड्यूल्ड एरियाज, यहाँ पे कभी कभी पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मतलब द गवर्नर कैन एक्चुअली स्टॉप इट और कैन मॉडिफाई इट एंड देन अप्लाई इट, ठीक है? एंड देन देर आर ट्राइबल एरियाज ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, एज द विजुअल इट इज, अगेन आई हैव टू डू द विजुअल थिंग्स, ठीक है? ट्राइबल ऑटोनोमस एरियाज, कुछ चीजें हमें देखनी ही पड़ती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि वर्ल्ड का जो बेस्ट एक्टर है वो डैनियल डे ल्यूइस है, you won't believe me just like that. You would have to watch Lincoln, you would have to watch There Will Be Blood to realize कि sir was actually telling the truth, that the best actor of the world is the Daniel Day-Lewis, no doubts about it. So we're talking about the autonomous district. तो मैप भी दिखाता हूँ और यहाँ पे ये भी दिखाता हूँ, ये तो हमारे कंपटीशन ने छाप रखी है। So there are certain states जहाँ पे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं जो कि ऑटोनोमस है,
काइंड ऑफ, मतलब दे हैव एन ऑटोनॉमी टू से। ये सारे के सारे नाम आप पढ़िए। मेघालय में खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया एंड गारो। तो अगर हम मेघालय के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ऑटोनोमसली फंक्शन करते हैं, एंड जी पार्लियामेंट के जो लॉ हैं वो इन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं, और इवन द स्टेट लॉज डजंट डायरेक्टली अप्लाई टू दीज एरियाज। दे आर मैनेज्ड बाय द खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंटायरली डिफरेंट बॉडी। व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज दैट कि हमारे देश में कई जगह पर एक तो सेंटर रूल करता है, फिर स्टेट रूल करता है, और नीचे का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ चलता है। इसके साथ साथ कई जगह पर ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती हैं वो उस एरिया को मैनेज करती हैं। द वर्ड ऑटोनोमस इज बेसिकली क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई बिलीव, आई थिंक सो। चलिए चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी क्लियर। इसमें तो हम इतनी बार बात कर चुके हैं कि समटाइम्स आई फील कि ये शायद अब बोलना छोड़ देना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी हु नोज स्टडी IQ प्रॉबेबली नोज इट। लेजिस्लेशन को, लॉ मेकिंग पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? वेल, शेड्यूल 7 से किया गया है। 3 लिस्ट बना दी है शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट बना दी है, स्टेट लिस्ट बना दी है और कंकरेंट लिस्ट बना दी है। एंड उसके बाद यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट सेल्फ एक्सप्लेन, यूनियन वाली पे यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट वाली पे स्टेट बनाता है, और कंकरेंट पे लॉज मेड बाय बोथ दी सेंटर एंड द स्टेट। सीम्स लाइक अ प्लान, सीम्स अ लॉजिकल थिंग टू डू। चलिए, ये हो गया और स्टेट लिस्ट में। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, रेजिडुअरी पावर्स। वी हैव ऑलरेडी डन इट कि रेजिडुअरी पावर्स कहाँ पे है। अब आते हैं प्रीलिम्स के नज़र से, अगर कुछ अच्छी सी चीज़ पूछी जाए, और किसी दिन स्टैटिक भी पूछा जाएगा मेंस में। द थिंग इज दैट कि सेंटर और स्टेट है तो हमारा फेडरलिज्म, पर सेंटर और स्टेट इक्वल नहीं है। वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूनिटरी सिस्टम, राइट? ये तो हम जानते ही हैं। इन दैट केस देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज वेयर सेंटर कैन मेक लॉज ओवर द स्टेट लिस्ट। These are 5 such circumstances. We need to remember कि कौन से 5 होते हैं। हमें ये पांचों की पांचों चीजें याद रखनी चाहिए। देखो, जब जरूरत पड़ता है, when it is necessary, the resolution passed by the राज्यसभा। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देता है और कहता है कि स्टेट लिस्ट में इस टॉपिक के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाए, द पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। ओके, द स्टेट कैन डू इट, द पार्लियामेंट कैन डू इट। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, सो द गवर्नमेंट इन 3 circumstances can declare the national emergency, which is war, external aggression, and internal armed rebellion. Very specific words, right? War, external aggression, and internal armed rebellion. Now they don't have to declare it when it starts. War start होनी जरूरी नहीं है। war के start होने की अगर आशंका है तो भी की जा सकती है, ठीक है? आर्म्ड रिबिलियन बिगिन होना जरूरी नहीं है, आशंकाएं हैं तो भी की जा सकती है। बट whenever the national emergency happens, और रादर कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ो ना, तो हमेशा इमरजेंसी वाला चैप्टर इसके साथ ही पढ़ना। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। व्हाट इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी वाला चैप्टर करता क्या है? द होल पॉइंट ऑफ एन इमरजेंसी इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन टू यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आप कभी पूछें अपने दिमाग से, कभी आप सोचें कि इमरजेंसी के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हैं? वेल, इमरजेंसी के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए हैं दैट इन अ पर्टिकुलर इमरजेंसी अगर कोई आ जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल से बदलकर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। उन प्रोविजंस का पर्पस ये है एक्चुअली में, उससे ज्यादा, मतलब दैट इज द क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स यूनिटरी, व्हिच मींस कि फेडरलिज्म खत्म हो गया। और यूनिटरी का मतलब क्या हुआ कि अब जो पार्लियामेंट है कहीं किसी भी चीज पे लॉ बना सकता है, इवन ऑन द स्टेट लिस्ट, विदाउट आस्किंग एनीबडी। ठीक है, डन हो गया। देन द व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, जरूरत पड़ने पर स्टेट्स खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनका जो लेजिस्लेचर है वो एक बिल, एक रेजोल्यूशन पास करेगा एंड दे आस्क द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ, दे कैन डू दैट। टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट, चौथे वाला ऑप्शन है कि अगर कोई हम बाहर जाकर इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन कराए और उस अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को जरूरत पड़ती है स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की, दे कैन डू इट। एंड देन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, which is again a second kind of emergency. So national emergency, this is the first time emergency, and the state emergency, this is like the second emergency. National emergency में वो पूरे देश के किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी, ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, उसके बेसिस पर
वो सिर्फ उस स्टेट के ऊपर बनाएंगे। तो अगर वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगी है तो सिर्फ वेस्ट बंगाल की लिए लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, नॉट फॉर द होल कंट्री और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। आई जस्ट वांट टू पॉइंट दिस आउट राइट हियर। अगर इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा तो फिर तो करेंगे ही, बट प्रेसिडेंट रूल, ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, विच आई ऑलवेज फाइंड funny. Why? It is called as constitutional emergency. Reason being क्योंकि ये तब लगती है जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है. That is the assumption. But I find it's funny. Why? Because तीनों इमरजेंसी जो है वो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. Like the national emergency is also mentioned in the constitution. So it's a constitutional emergency. Financial emergency is mentioned in the constitution. So it's a financial emergency. So why the special benefit for this? But nevertheless, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. तो वहां पे ट्रिक मत खेलना, वहां पे ये मत सोचना कि मे बी यूपीएससी इज ट्राइंग टू ट्रिक मी समथिंग. नो नो, दे एक्चुअली डू मीन इट. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. चलिए, सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन. इसके अलावा भी सेंटर के पास थोड़ी सी पावर है जो कि स्टेट्स हैंडल, जो कि स्टेट्स के कंट्रोल करने में हेल्प आती है. तो दो इमरजेंसी तो हमने कर ली, एक तीसरे वाली भी है. प्रेसिडेंट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट को कि भाई मनी बिल जो भी हैं या कोई फाइनेंशियल बिल है उनको होल्ड करके रखिए, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी पास करेगा हम उसको खुद कंसीडर करेंगे. सो तीनों इमरजेंसीज में स्टेट की जो पावर है बिल बनाने की वो बेसिकली सेंटर के पास चली जाती है. ठीक है, दैट इज इट. दूसरा, गवर्नर किसी भी प्रकार के बिल को रिजर्व कर सकते हैं. Any bill which he wants can be reserved for the center, president, right? Bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in state legislature with the previous sanctions of the president. कुछ टॉपिक्स हैं स्टेट लिस्ट में, जैसे कि इंटर स्टेट ट्रेड. जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर टच होता है तो और महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेचर है वो इंटर स्टेट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई लॉ बनाती है. लेट्स से दे कैन डू इट. व्हाई? बिकॉज ये स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है ये टॉपिक इंटर स्टेट ट्रेड. पर ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. सो द कंट्रोल एक्चुअली लाइज विद द सेंटर टेक्निकली. ग्रेट, लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन. द सरकारिया कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस. जब भी हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो हर जगह पे नहीं होता, हर चैप्टर में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर दो कमीशंस हैं. एक तो सरकारिया कमीशन एंड अनदर इज द पंची कमीशन. सो ये दोनों के दोनों कमीशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर कीजिए, गिव अस रिकमेंडेशन दैट व्हाट वी शुड डू टू मेक इट बेटर, हार्मोनाइज करने के लिए. और इन दोनों ने कोई बड़ी सारी सी रिकमेंडेशन दी. कुछ गवर्नमेंट ने मानी है, बहुत सारी सी अभी तक मानी नहीं गई है, बहुत सारी एप्लीकेबल नहीं हुई है. बट ये दोनों की दोनों रिपोर्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो डिबेट्स हैं, उन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए नेसेसरी है. रादर अगर कभी मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, सो द स्मार्टर वन ऑफ यू विल एक्चुअली हैव टू कोट फ्रॉम सरकारिया कमीशन और फ्रॉम द पंची कमीशन. सरकारिया कमीशन में कुछ रिकमेंडेशन है, उन्होंने बताया हुआ है कि फेडरल सुप्रीमेसी. ठीक है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि हमारे यहाँ पर इंडिया में पावर इज वेस्टेड मोर इन यूनियन एंड नॉट इन स्टेट, एंड ही अग्रीज विद दैट. दिस इज फाइन. अगर आपको कहीं पर भी ये यूनियन सुप्रीमेसी, प्रिंसिपल ऑफ द यूनियन सुप्रीमेसी जस्टिफाई करनी पड़े, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया है तो फेडरल लेकिन हम इंक्लाइन करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, जस्टिफाई इट. जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई करते वक्त आप बोलेंगे कि सरकारिया कमीशन हैज एक्चुअली कमेंटेड ऑन इट. और उन्होंने कहा है कि जनरली फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल सुप्रीमेसी होती है, पावर इज बेसिकली इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बट इन इंडिया यूनियन सुप्रीमेसी एग्जिस्ट. एंड सरकारिया कमीशन हैज रिकमेंडेड कि दिस इज बेसिकली इन गुड फेथ. ये नेसेसरी है. अगर ऐसा नहीं होगा, अगर यूनियन सुप्रीमेसी एक्सक्लूड कर दी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स डिटीरियस रिजल्ट. डिट्यूरेट हो सकते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ द डाइवर्स इंडियन सोसाइटी. तो दिस इज एक्चुअली इन द गुड फेथ. इंटीग्रेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड यूनिफॉर्मिटी है इसकी वजह से, क्योंकि यूनियन सुप्रीम है. फेडरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विल बी वेरी मच ए कैजुअलिटी. तो जो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये सफर करेगी. डाइवर्सिटी को, फेडरलिज्म में डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिल जाता है. क्यों? क्योंकि जो जो जितना डाइवर्स है उसको उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी अवेलेबल है. फाइन. However, diversity is also attached with the unity. हमारे देश को एक इंटीग्रेटेड नेशन भी रहना ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर हम फेडरल सुप्रीमेसी के ऊपर जाते हैं rather than the union supremacy, then there is a casualty. क्या? The unity would be the casualty. Yes, the diversity would benefit.
दिस इज एक्चुअली गुड जस्टिफिकेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर आपको बोले जस्टिफाई करने को कि क्यों हमारी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सॉरी यूनियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए. चलिए बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में आते हैं. सो दैट इज द लेजिस्लेटिव रिलेशंस. वी आर डन विद दैट. लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. होपफुली एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर्टिकल नंबर 256 से 263 तक पार्ट 11, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. नाउ लेजिस्लेटिव पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो शेड्यूल 7 में ही. तो जो टॉपिक यूनियन के पास है उसी बेसिस उसी की तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो एग्जीक्यूटिव पावर पे. सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट सेंटर, सॉरी माय बैड आई डिडंट रीड इट, सेंटर एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. राइट, मेक सेंस. With the subjects enumerated in the union list, the rights, authority and jurisdiction conferred on by any treaty and the agreement. तो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, पूरे के पूरे देश पर लागू होती है. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, और अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ है, कोई और ट्रीटी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हुई थी, अगर उससे कोई पावर सेंटर को मिलती है तो वो मिलती है. सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट. मेक सेंस, सेंसिबल बातें हैं. एंड द एग्जीक्यूटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट रेस्ट विद द स्टेट. ये है जो कि थोड़ी सी इस वाले टॉपिक से, इस वाली पेज से या इस पीपीटी से याद करने की जरूरत है. ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है. व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेटिव पावर, द पावर ऑफ द सेंटर इज सुपीरियर इन द केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट पे अगर सेंटर और स्टेट लॉ बना दे तो किसका लॉ जीतता है? सेंटर का. बट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंकरेंट लिस्ट लाइज विद द स्टेट्स. सो कंकरेंट लिस्ट में लॉ सेंटर बनाता है लेकिन इंप्लीमेंट स्टेट करते हैं. आई रियली विश, फिंगर्स क्रॉस, दैट यूपीएससी डज आस्क दिस क्वेश्चन वन डे. क्योंकि ये क्या है, व्हेन इट कम्स टू लॉजिकली थिंकिंग, तो जब कंकरेंट लिस्ट में प्राइमेसी किसको दे रखी है? यूनियन को. तो लॉजिकली भाई उनके पास ही होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव पावर. नो, वो लॉ बना सकते हैं बट इंप्लीमेंट स्टेट्स करते हैं. I love this fact so much that I'm going to take a pause for it. I need you to absorb this fact. I need you to remember this fact. अगर मैं अभी आगे स्लाइड बदल दूंगा तो आप इसको भूल के निकल जाओगे आगे. But I really want to take this pause to make you a very happy Independence Day. Can you believe this? This is true. I believe, I know this is true, but you should remember it that this is true. चलिए, legislative power lies with both the parliament and the state legislature. यही वही बात है कि legislative power दोनों के पास है. लेजिस्लेटिव पावर विद कंकरेंट लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है दोनों के पास, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, पर एग्जीक्यूटिव स्टेट वाले के पास है. आई लव दिस फैक्ट अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस. टोटली आई डू. ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर. अब यहां पर स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. राज्य सरकारों के पास एक ऑब्लिगेशन है. क्या? जो स्टेट होते हैं वो हमेशा अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को कुछ पर्टिकुलर रूल्स के साथ फॉलो करता है. क्या? स्टेट को हमेशा फॉलो करना पड़ता है कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और एनी एग्जिस्टिंग लॉज. तो स्टेट जनरली ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा या ऐसा कुछ नहीं करेगा जो कि पार्लियामेंट के लॉज के साथ क्लैश करे. इन जनरल स्टेट मस्ट नॉट इंपीड और प्रेजुडिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल स्टेट. तो कहने का मतलब यह है कि स्टेट्स इन ए सेंस सेंटर की लेजिस्लेटिव और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को हिंडर नहीं करेंगे, हैम्पर नहीं करेंगे कभी भी. ये नेसेसरी है, होना भी चाहिए ऐसा. आर्टिकल 365 सेज, रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी स्टेट दैट फेल्स टू कंप्लाई or to give effect to any directions given by the center in such a situation the president rule can be imposed in state under 356. the president rule. एक चैप्टर करेंगे हम थोड़े दिनों में, थोड़े सेकंड पे, थोड़े टाइम पे, जिस चैप्टर को कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस इन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें 3 आर्टिकल हैं, मतलब एक्चुअली में आर्टिकल बड़े सारे हैं बट इंपॉर्टेंट वाले 3 हैं, 352, 356 एंड 360. 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी. 356 स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है. जो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल होता है उसका ये मतलब होता है कि किसी स्टेट में, राज्य में अगर जो सरकार है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चल रही हो तो उसकी सरकार को सस्पेंड करके वहां पे राष्ट्रपति का रूल लगा देना चाहिए. स्टेट के नहीं, विधानसभा और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दो और राष्ट्रपति उसको लगाएंगे, और फिर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने लगे तो फिर से इलेक्शन करा के फिर से सिलेक्ट करा दो नए लड़कों को.
ठीक है। नाउ इसके पैरेलल में इसके साथ साथ एक और आर्टिकल है 365। ये 365 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर दे और स्टेट गवर्नमेंट उनको मानने से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इलीगल ऑर्डर नहीं, उनको मानने से इनकार कर दे, तो ये माना जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही है एंड इट कैन बी सस्पेंडेड अंडर द आर्टिकल नंबर 356। सो विच मीन्स सेंटर के पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ओके। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स इंटरस्टेट ट्रेड में है, इंट्रास्टेट ट्रेड में 246। चलिए इसको हम जीएसटी के साथ करते हैं, ये अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। विल टॉक अबाउट विद द जीएसटी। द टैक्स विल बी डिवाइड ऑन द शेयर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये भी फाइनेंशियल वाली बातें चल रही हैं। दिल बी जीएसटी काउंसिल्स, नॉट अ प्रॉब्लम, छोड़िए इसके बारे में, ये विल कम इन द फाइनेंशियल्स। अब इसके बारे में बात करते हैं, सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में ना 4 बहुत स्पेसिफिक चीजें मेंशन्ड है, दिस लाइक पर्टिकुलर हैं, ये अलग से हैं कि सेंटर इन 4 कॉन्टेक्स्ट में, सेंटर इन 4 कॉन्टेक्स्ट में स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। जैसे कि फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस फॉर द मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो पंजाब गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि मींस ऑफ कम्युनिकेशंस जो भी बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है या नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको मैनेज कीजिए, उनको कंस्ट्रक्ट कीजिए, उनको मेंटेन कीजिए। ये अलग से, मतलब दिस इज स्पेशल, एक है अलग से, दिस इज सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर। ये आर्टिकल 365 से सेपरेट है। 365 में तो नॉर्मल जनरल ऑर्डर है, बट दिस इज एक्स्ट्रा। प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज, रेलवेज की प्रोटेक्शन के लिए मदर टंग में प्राइमरी स्टेज पे इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। एंड ड्राइंग अप एन एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पर्टिकुलर स्टेट। 4 पर्टिकुलर ऑप्शंस जहां पे सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखो लेजिस्लेटिव जो पावर्स है ना वो वाटर टाइट है। वाटर टाइट इन द सेंस कि सेंटर वाली लिस्ट पे कभी भी स्टेट लॉ नहीं बना सकती। एंड ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में यूनियन जो है वो भी स्टेट वाली लिस्ट पे लॉ नहीं बनाता एक्सेप्ट दोज 5 पर्टिकुलर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव पावर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, म्यूचुअल डेलीगेशन है, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, दे कैन डू इट बाय चॉइस, मतलब बात करके बोल देते हैं कि ठीक है कर लीजिए। सो द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज रिजिड, बदल नहीं सकते लेजिस्लेटिव वाली। पर सेंटर कभी भी अच्छा, लेजिस्लेशन में सेंटर कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी लेजिस्लेटिव पावर, नॉट इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी अलाउड नहीं है वो, ठीक है। पर एग्जीक्यूटिव में इट इज वेरी मच अलाइव। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिजिडिटी एंड अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ द डेडलॉक। तो वो एग्जीक्यूटिव पावर एक दूसरे के साथ शेयरेबल है, मतलब कि सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट्स को दे सकता है, स्टेट्स अपनी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को दे सकता है। सेफ एंड साउंड। प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंटर्स द गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर्स द गवर्नमेंट एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं कि कैन यू डू दिस, या विल डू दिस, डन। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं कि कैन यू डू दिस एंड दे विल बी लाइक ओके विल डू दिस। सेफ एंड साउंड, नॉट प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। देन देयर इज अ सेवरल सिस्टम जो हमने बना रखे हैं गवर्नमेंट से सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन के तरीके क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे प्रोविजंस बना रखे हैं। अगर 2 स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हाउ डू यू सॉल्व इट। सो एक तो इंटर स्टेट रिवर वैली जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि इंटर स्टेट रिवर वैली काउंसिल्स बनाई जाएंगी विच विल सॉल्व दैट। प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिबेट्स इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि सेंटर और स्टेट के बनाए हुए लॉज को पूरे के पूरे देश में फुल फेथ देना चाहिए। तो सेंटर ने लॉ बनाया तो वो स्टेट्स फॉलो करेंगी एंड स्टेट्स ने बनाया है तो वो सेंटर जनरली फॉलो करते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट इज गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड ऑफ एवरी स्टेट एंड व्हेन नेसेसरी
इंटर स्टेट रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट कैन अपॉइंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑल्सो वेन एवर नेसेसरी। चलिए, सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज का। 3 प्रकार की सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, विच इज सिंपल। सेंट्रल सर्विसेज कौन सी है? सेंट्रल सर्विसेज वो होती हैं जो सिर्फ सेंटर के लिए काम करती हैं। स्टेट सर्विसेज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए काम करती हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑल इंडिया सर्विसेज, विच हैज अ काइंड ऑफ वेरी integrated relation between the center and the state. They are selected and trained by the center, but they work for the state. So actually में उनका जो हेड होता है वो सेंटर होता है, बट काम वो स्टेट के लिए करते हैं जनरली, मतलब सेंटर के लिए भी करते हैं और स्टेट के लिए भी करते हैं। हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, हाईली एस्पिरेशनल। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, द पीपल वॉचिंग दिस क्लास wants to be at least one of them. Most of you wants to become an Indian administrative services. That is an all India service. Some of you, happens rarely, but probably आप में से कुछ लोग IPS particularly भी प्रेफर करते होंगे, इंडियन पुलिस सर्विसेज happens, ठीक है। ये भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज है। एंड द थर्ड वन इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत सारे बच्चे जो स्मार्ट हैं, अगर IAS और IPS UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं निकलता है तो वो बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऊपर फोकस कर देते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम है वो जनरली देयर इज अ लेस कंपटीशन देन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो अगर आप फुल फ्लेजेड उसके ऊपर फोकस करें तो यू माइट एक्चुअली बी गेट अ वेरी गुड कूल जॉब। बस इसके अंदर एक ही क्राइटेरिया है कि जो प्रीलिम्स है उसका जो कट ऑफ है वो बेसिकली सिविल सर्विसेज से भी ऊपर जाता है। ये तीनों की जो एग्जाम है, इसका एग्जाम का प्रीलिम्स सेम है, इसके मेंस अलग अलग होते हैं। सो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स दोनों के दोनों इन 2 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए होता है। एक तो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है, दूसरा ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस अलग है, इसका मेंस अलग, और फिर उसके बाद इसका मेंस अगले महीने हो जाता है, अलग अलग होता है इन दोनों का मेंस। यू नो दिस व्हाट आई बिलीव। तो ये तो मैंने ऐसे जनरली मजे में बता दिया आप लोगों को। चलिए, ग्रेट। नाउ कमिंग टू दिस, all India services violate the principles of the federalism. Definitely. भाई फेडरलिज्म का मतलब होता है कि अपनी अपनी खुद की सर्विसेज होनी चाहिए ना, बट ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की जो अल्टीमेट पावर है वो बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल के पास होती है, और जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है इन अ वे बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट देन देयर आर बेनिफिट्स व्हाई वी हैव एक्चुअली अडॉप्टेड इट। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज होने की वजह से पूरे के पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। They help to inform the uniformity of the administrative system. They facilitate liaisons, cooperations, coordinations, joint actions between the center and the states. Those are the basic arguments that are given when it comes to all India services. इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या रिलेशन है आइए मैं बताता हूं। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, चेयरमैन्स जो होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन के, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगेन, इफ यू हैव दिस नोट्स, अगर आपके पास ये वाले नोट्स हैं, डू यू हैव दीज नोट्स? आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स हैं? नहीं है? यू कैन हैव इट। ओके, आई विल शो यू हाउ टू हैव इट। डू यू हैव इट टेलीग्राम? डू यू यूज टेलीग्राम? टेलीग्राम यूज करते हैं आप? टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो अपने टेलीग्राम में जाएं और अमित लाइव टाइप करें। अमित लाइव नहीं, यहाँ पे अमित किल्होर करना पड़ेगा, AMITKILHOR। अमित किल्होर टाइप करें, यहाँ पे अमित लाइव पे जाएं। अमित लाइव पे जाके इधर क्लिक करें और यहाँ पे एक ये शेयर्ड लिंक्स का ऑप्शन आता है, तो ये शेयर्ड लिंक्स में जाएं आप, और शेयर्ड लिंक्स में ना नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको ड्राइव लिंक मिलेगा। ये दिस इज द ड्राइव लिंक, ठीक है। ये ड्राइव लिंक मिला, इस पर क्लिक कीजिए। सो ये जो ड्राइव लिंक है, यहाँ पे आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज हैं, पर यहाँ पे ये हैंड रिटन समरी ऑफ द पॉलिटी नोट्स भी दिया हुआ है। यू कैन सी दैट। तो ये आपके जो भी हम नोट्स अभी कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली गेट देम राइट हियर। दो, अगर आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के स्टूडेंट होंगे
तो हर एक सब्जेक्ट के, अभी मेरे पास सिर्फ पॉलिटी के हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी है, तो पॉलिटी के जितने भी नोट्स हैं वो मेरे पास हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है मेरे पास। P2I के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सारे सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो चाहिए तो यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए हैं। दिस ऑब्वियसली गिव्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन चाहिए ये, विच आई एम वेरी वरिड, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि लक्ष्मीकांत सर थोड़े दिनों में ये देखेंगे कि इस लड़के ने PDF बना के मेरा तो शेयर कर दिया हर जगह पे, और फिर वो शायद कॉपीराइट करके मुझे शायद बैन कर दें। देखो सर, देखो मैं बताता हूँ लक्ष्मीकांत जी, आपके मैं बहुत ही तहे दिल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सर 12 चैप्टर्स थे, कुछ बच्चों को ज़रूरत थी, लाइक देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैं देना नहीं चाहता था, बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि मैं PDF किसी को दूँ। वो बस मेरे कुछ 2-3 बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर इफ़ इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, तो मुझे लगा, मैंने कहा कि स्टूडेंट की हम्बल रिक्वेस्ट को तो शायद लक्ष्मीकांत सर भी मना नहीं करेंगे, तो सर इसीलिए मैंने शेयर कर दी। राइट सर, थैंक यू सर, आई लव यू, आई टोटली डू, व्हाट एन अमेजिंग बुक यू हैव रिटन। एंड सर मैंने तो ले लिया आपकी 7th एडिशन, आई हैव एक्चुअली बॉट 3 ऑफ देम सर, बिलीव मी। सो सर मैंने तो, मेरे पास तो है 7th एडिशन की बुक है, लव इट, इट्स अमेजिंग। आई लव द 6th रिवाइज्ड वन ऑल्सो, आई हैव, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे एडिशन है, 5th के बाद से लेके मेरे पास सारे एडिशन है सर। सो बस इसलिए बच्चों को चाहिए थी, दे दिया। नाउ मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत सर तो मुझे माफ़ कर देंगे एज फार एज आई बिलीव, पर शायद उनकी जो कॉपीराइट टीम होगी वो थोड़ी सी ब्रूटल होगी, दिल भी लाइक कि हम नहीं माफ़ करेंगे तुमको, हम तो तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट चलाएंगे। नेवरदलेस, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो ये जो चीज़ है इसको मार्क कर लो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंट तो गवर्नर कर रहा है, पर इनको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना ही सकता है, अभी तो देश में एग्जिस्ट नहीं करता है कोई ऐसा, तो बट दे कैन डू इट। 2 स्टेट्स के लिए एक सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर खुद UPSC भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर UPSC असिस्ट स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट स्कीम्स ऑल्सो। स्पेशल क्वालिफिकेशंस अगर किसी में चाहिए तो उसमें UPSC हेल्प भी कर देता है। भाई मुझे पर्सनली एक चीज़ लगती है, जस्ट एन ओपिनियन आई वांट टू शेयर विद माय स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं, आई थिंक UPSC शुड कंडक्ट इट। सी, इन केस ऑफ इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है और स्टेट इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। दिस इज यूनिफॉर्मिटी। एंड आप तो मतलब यू वुड अग्री राइट, हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो एग्जाम्स हैं, एक तो क्वालिटी, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन क्वालिटी में, क्वेश्चंस की क्वालिटी पे तो क्वेश्चन उठाया जा सकता है, पर उनकी ट्रांसपेरेंसी पे भी कई बार क्वेश्चंस उठते हैं, विच द UPSC डजंट हैव टिल डेट। मतलब हल्के फुल्के इधर छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अलावा UPSC बाय एंड लार्ज इज अ वेरी इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट, एंड देयर इज अ सर्टेन ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम, मेरिट के बेसिस पे कि हाँ अगर आप मेरिट से स्टडी कर रहे हैं तो यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, एटलीस्ट दैट इज द जनरल परसेप्शन, जनरल के दैट इज द परसेप्शन। सो इट वुड बी अ गुड वे, मतलब इट वुड बी अ गुड थिंग अगर UPSC स्टेट PCS भी कंडक्ट करवा दे। It would be a very good thing, I think. Why haven't we got this idea? Why has nobody proposed it yet? Are we missing something? Because by now this should be part of the discussion, but this has never been discussed. Just a brilliant idea मेरे दिमाग में आ गया अभी। This might change everything. If somebody from the government, some secretary is seeing this and implement it, that person is going to be promoted and will be remembered by the students as the greatest bureaucrat ever. Judicial system हमारा completely integrated है, I believe you know this, that is a logical sense, integrated judicial system. India do not have any dual system for administration of justice. कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपना रखी है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे सब्सिडरी कोर्ट्स की एक बेसिकली हायरार्की है, ठीक है। कंपैरेटिवली है, USA में बेसिकली 2 कोर्ट्स हैं, अलग अलग है, मतलब जो फेडरल कोर्ट है विच इज द सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट, एंड जो स्टेट्स की जो कोर्ट होती हैं दे आर एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट। दे हैव द फेडरलिज्म इन द जुडिशरी ऑल्सो। इन इंडिया देयर इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। This is obviously done to eliminate the diversities in the remedial procedure. Makes sense. Totally makes sense to me. Judges of the High Court are appointed by the President.
Parliament can establish a common high court for 2 or more state. Coming to this judiciary thing, यहां पे देखो तभी मैं उसको स्टेट पब्लिक वाले पे फोकस कर रहा था. क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. हाई कोर्ट के जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब देखो एक लॉ है, मतलब लॉ क्या है, एक प्रिंसिपल है, नॉट लॉ, प्रिंसिपल है कि तुमको वो इंडिविजुअल रिमूव नहीं कर सकता जो कि बेसिकली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे हो. सो इफ प्रेसिडेंट अपॉइंट्स समवन, तो प्रेसिडेंट से नीचे कोई उनको रिमूव नहीं कर सकता. इफ गवर्नर अपॉइंट समवन, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव दैट पर्सन. ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नर से ऊपर है ना प्रेसिडेंट. अब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से, तो ऑटोमेटिकली रिमूवल का प्रोसेस प्रेसिडेंट से नीचे का नहीं हो सकता है. ठीक है. बट स्टेट पीसीएस वाले जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं, वो अपॉइंटेड गवर्नर के हैं, लेकिन रिमूवल उनका प्रेसिडेंट के हाथ में है. पार्लियामेंट चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है 2 और मोर स्टेट्स के लिए. ऐसी कई सारी हैं. 2 और मोर स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की भी हो सकती है. 2 स्टेट एक यूनियन टेरिटरी की भी हो सकती है. पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, एक ही हाई कोर्ट है इन तीनों की. ठीक है. रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, विच इज ये पूरा का पूरा इमरजेंसी का चैप्टर एक्चुअली में यहीं पे खत्म ही हो जाएगा टेक्निकली. नॉट टेक्निकली, सॉरी अबाउट दैट, डजंट हैपन लाइक दैट. चलिए, रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी. 3 इमरजेंसी हैं बच्चों. 352 वाली है, 356 वाली है और 360 वाली है. होना क्या होता है, इमरजेंसी जब लगती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल से बदलकर यूनिटरी हो जाता है. और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पावर है स्टेट्स की वो बेसिकली सेंटर के पास चली जाती है. इसका और सिंपलर मतलब क्या हुआ भाई, लेट्स से कि नेशनल इमरजेंसी लगी है 352 में. नेशनल इमरजेंसी लगी है तो स्टेट जिस सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाती थी स्टेट लिस्ट में, अब पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकता है. सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट ऑन एनी मैटर. एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो भी सेंटर के पास हैं और वो स्टेट्स को कुछ कह भी सकते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए. स्टेट गवर्नमेंट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर. कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर. दे आर नॉट सस्पेंडेड, दे कैन डू देयर वर्क. गायब नहीं कर दी, मिटा नहीं दी गई है, पर पावर सारी की सारी सेंटर के पास है. स्टेट इमरजेंसी में यहां पर सस्पेंड भी कर सकते हैं. स्टेट इमरजेंसी में कोई स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वहां की गवर्नमेंट ही सस्पेंड कर दी गई और प्रेसिडेंट रूल लग गया. एंड नाउ द पार्लियामेंट हैज द होल पावर, द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव. एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में आर्टिकल 360, ये आज तक लगी नहीं है देश में. आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. स्टेट इमरजेंसी तो 125 बार से ज्यादा लगी है. नेशनल इमरजेंसी जो है वो देश में 3 बार लगी है. द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. मतलब ऑर्डर दे सकते हैं वो, कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं कि यहाँ पर खर्चा मत कीजिए, ये पैसा मत खर्चा कीजिए. मनी बिल्स जो हैं वो रिजर्व किए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको रोक सकते हैं. सैलरीज को रोका जा सकता है हाई कोर्ट के जजेस की. राइट, दैट मेक्स सेंस टोटली. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.